नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा के बाद एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। अब मेक इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ 18% होगा। और इस खबर के साथ ही बात होगी बजट सत्र के चौथे दिन की भी, और बताएंगे यूजर प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है बड़ा आदेश। इन तमाम खबरों के साथ ही दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं उस पर भी होगी हमारी नजर। साथ ही खेल और अर्थ जगत की भी कुछ झलकियां होंगी साथ में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा सरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जारी करेगी बयान, चर्चा भी होगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन। सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का किया स्वागत। किरेन रिजिजू बोले देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत अमेरिका ट्रेड डील से आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू। दोनों देशों को होगा लाभ। राजनीति और उद्योग जगत ने टैरिफ घटाकर 18% किए जाने को बताया ऐतिहासिक क्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक को लगाई फटकार। कहा डेटा शेयरिंग के नाम पर आप इस देश के लोगों की निजता के साथ नहीं कर सकते खिलवाड़। पूछा आम आदमी कैसे समझेगा आपकी शर्तों की भाषा। और कोयला खनन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी। कोलकाता समेत देश भर की 9 अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान। कई हजार करोड़ रुपए के लेन देन का मामला। और शुरुआत करते हैं संसद की कार्रवाई से। लोकसभा सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ने सांसदों से कहा कि नारेबाजी गलत है और नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई और प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं राज्यसभा में सांसदों ने शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा सूचीबद्ध है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में इस चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्षी सांसदों द्वारा भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाने पर कहा कि इस डील के नाम पर विपक्ष का हंगामा उसकी हताशा को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे पर हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी, और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यवहार निंदनीय, इसका सिर्फ राजनीति में इंटरेस्ट है कांग्रेस का। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि देश तरक्की करे और व्यापार बढ़े। इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है।
मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन and when the government is ready to give us details. Mr. Suraj, you should understand. You want the government to. और संसद से इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता राजेश राजेश, नेता सदन ने राज्यसभा में बहुत साफ कर दिया है कि भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर सरकार विस्तार से बात करने के लिए तैयार है। इस पर सरकार एक बयान भी देगी। इसके बावजूद भी हंगामा क्यों? क्योंकि ये वही विपक्ष है राजेश, हम जानते हैं एक लंबी प्रक्रिया रही, भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और उस दौरान विपक्ष का ये मांग थी कि क्यों नहीं ये डील हो रही है, आखिर क्या कारण है ये डील, इस डील के न होने से क्या क्या नुकसान है, इन तमाम चीजों पर बात हो रही थी। तो आज जब डील की पुष्टि होने की घोषणा हो गई है, उसके बाद विपक्ष की आपत्ति क्या है, नेता सदन के आश्वासन के बाद का क्या तस्वीर सदन में उभर रही है? देखिए ऋतु, आपको शायद याद हो कि जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया था, उस वक्त ये विपक्ष के जो लोग थे वो सरकार की आलोचना कर रहे थे कि आखिर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ों को थोपने की कोशिश कर रही है। अब जबकि यूएस ट्रेड डील जो है वो अस्तित्व में आ गया है, ट्रेड डील हो गया है, इसके बाद अभी जब मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद, जब उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में ये यूएस के साथ जो ट्रेड डील है ये मील का पत्थर साबित होगा, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। वहीं रामदास आठवले से जब हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये कहा कि हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं और उसमें ये जो डील है ये काफ़ी उपयोगी होगा। रामदास आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि हम देश से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं और उसमें इस डील की अहमियत जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष का जवाब आक्रामक तरीके से दे रहे हैं। राजेश जवाब देना एक बात है, लेकिन विपक्ष का आखिर सवाल क्या है? इस ट्रेड डील की घोषणा के बाद विपक्ष की आपत्ति है, विपक्ष का सवाल है सरकार से। देखिए बिल्कुल, मनीष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो हैं वो वरिष्ठ नेता हैं, मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कहा, रणदीप सुरजेवाला बाहर आए मीडिया से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो डील है इस डील के बारे में लोगों को बताया नहीं गया और ये डील कर लिया गया। यानी कांग्रेस जो है वो विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध करना चाहती है। डील के बारे में वो कहते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और जो डील की गई है उसके बारे में देश को बताया जाना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या, ये कांग्रेस का कहना है। और ठीक, तो नेता सदन का आश्वासन क्या है इस पर? अब कब वाणिज्य मंत्री क्या इस पर एक बयान देंगे? नेता सदन जो जेपी नड्डा है, आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सुओ मोटो लेकर आएगी। और ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस पर बयान आ जाए। तो यह स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, कुछ न कुछ बयान इस पर आएगा और स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश निश्चित तौर पर की जाएगी। ऐसा कयास जो है वो मीडिया कर्मी लगा रहे हैं ताकि कांग्रेस का जो कई तरह का जो आरोप है सत्ता पक्ष पर, उससे कहीं ना कहीं पर्दा उठ सके। क्या विपक्ष में ये संतोष दिखाई देता है राजेश राज? इस पे स्पष्टीकरण की बात अलग है, अगर विपक्ष इस डील को लेकर एक स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन क्या विपक्ष के लिए ये संतोष की बात है कि देश पर जब 50% का टैरिफ था वो अब 18% हो गया है? ये एक बड़ी बात है। यही बात मैं आपको ऋतु कह रहा था कि जब 50% टैरिफ बढ़ाया था अमेरिका ने, उस वक्त यही कांग्रेस के लोग जो है हाय तौबा मचा रहे थे कि सरकार का नियंत्रण नहीं है अमेरिका के साथ। एक तरफ जो है सरकार ये बताती है कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा करके भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चरमराने की कोशिश की है। अब जबकि टैरिफ घटकर 18% आ गया है तो निश्चित तौर पर जो हमारे हिंदुस्तान का जो व्यापार है उसको पंख लगेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं
जो बेरोजगारी दूर करने के मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया है लोगों को कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो बेरोजगारी दूर करने में इस डील के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास कर सकती है और आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो सपना है, जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, देश को विकसित भारत का जो सपना वो देखा जा रहा है। बिल्कुल राजेश, इस डील की घोषणा एक खुशी लेके आई है। 18% अब टैरिफ होगा, ये भी एक खुशी की बात है देश के लिए, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि इस डील से जुड़े तमाम और पहलुओं पर भी सरकार अपने सुमोटो एक बयान को रखेगी, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आज नई दिल्ली में ही एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का स्वागत किया है। एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पीएम का अभिनंदन माला पहनाकर किया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि पीएम के नेतृत्व में विश्व भर के बड़े देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हुए हैं। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत और अमेरिका के बीच आज बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो गई है। दोनों देशों के रिश्ते में ये एक अहम सकारात्मक मोड़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस डील के तहत भारत पर लागू टैक्स यानी टैरिफ दर को 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक समझौते के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भारत के लोगों का फायदा होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।
अमेरिका और भारत के बीच आज आर्थिक रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद आज एक ट्रेड डील पर सहमति बन गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी घोषणा की और कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत में निर्यात होने वाले सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ को अब 18% कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ 18% होगा। 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के मिलकर काम करने से हमारे लोगों को लाभ होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने ट्रंप के नेतृत्व की वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहमियत भी जताई। ये व्यापारिक समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। इससे भारत के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी और महंगे टैरिफ का बोझ कम होगा। प्रतिस्पर्धी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं में भारत पर सबसे कम टैरिफ 18% है, जो अमेरिका की ओर से अन्य देशों इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन पर 34% की तुलना में काफी कम है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आज सुबह के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के आंकड़े जो थे वो ये बताते हैं, प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 3% की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 2503 अंक बढ़कर 84,170 पर और निफ्टी 700 अंक की बढ़ोतरी के साथ उछलकर करीब 26,000 पहुंच गया है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 48 शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डिफेंस, फार्मा, आईटी और हेल्थ में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा, डीजी RIS जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथी संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सचिन, आप ही के पास आना चाहेंगे। ट्रेड डील को लेकर एक लंबे समय से भारत अमेरिका दोनों बातचीत कर रहे थे। आज इस ट्रेड डील को लेकर जो घोषणा हुई है, सहमति की जो घोषणा है, किस तरह से EU भारत ट्रेड डील के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील की सहमति की घोषणा को आप देखते हैं? साथ ही 18% टैरिफ बड़ी खबर लेके आया है या ट्रेड डील पर सहमति? धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले इस समझौते का बहुत लंबे समय से इंतजार था। पिछला पूरा साल हम इस चीज का इंतजार करते रहे थे कि कब ये डील को हम कर पाएं। जी, एक चीज जो हम सेंसेक्स की आपने अभी बात की या अपने ट्रेड की बात की और या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे मेजर उनकी कंसर्न रहती है सर्टेनिटी, निश्चितता कि ये डील हो रही है या नहीं हो रही है। जी। अब होने से क्या हो गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इस चीज का पता हो गया है कि ये समझौता हो गया है और इससे हमें इंडिया को बहुत सेक्टर्स में फायदा होने वाला है। चाहे वो आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जम्स ज्वेलरी हो गया, मेरिन सेक्टर हो गया, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी हद तक अगर आप शेयर्स देखेंगे तो काफ़ी शेयरों में आज एक उछाल हमने देखा है। और ये इंडिया और EU डील पे अगर हम देखें कि इसके बाद ये हुआ है तो पिछले कुछ टाइम से हमने मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ तो किया है, लेकिन हमारी मेन मार्केट US से आज भी है और हम नेचुरल एलाई हैं और इस डील से फायदे हमें बहुत है। अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट के लिए मार्केट चाहिए। कुछ टाइम से अगर हम देखें पिछले साल में हम ग्लोबल मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर को नेचुरल कंपेटिव एडवांटेज नहीं था क्योंकि कुछ कंट्रीज ने डील कर लिया था। उसके बाद हमारे एक्सपोर्टर्स को काफी टैरिफ देना पड़ रहा था। तो इस वजह से जब ये डील होने से अब हमारी मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी, FDI इन्वेस्टमेंट भी होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया का है वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा
और साथ ही साथ में सर्विस सेक्टर को एक मेजर फोकस रहेगा। इसके साथ एक संक्षिप्त में एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं। अगर आज आप पिछला इकोनॉमिक सर्वे देखिए और बजट का देखिए तो एक कंसर्न वहां पे हमेशा जियोपॉलिटिकल टेंशन या ट्रेड टेंशन की बात थी। तो ये बहुत ही, मैं बिल्कुल जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका आपने क्लिप्स दिखाया है, इनसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी देश की इकोनॉमी के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक, बजट को जहां कहा जा रहा है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण बजट, इस बजट के आने के कुछ ही समय के बाद भारत और यूएस ट्रेड डील पर सहमति एक बड़ा संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को मुझे लगता है 24-48 घंटे भी नहीं बीते होंगे यूएस पहुंचे हुए कि एक बड़ी खबर भारत और यूएस के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत और उस बातचीत में ट्रेड डील को लेकर सहमति। किस तरह से आप देखते हैं दोनों देशों के संबंधों के लिए, क्योंकि जो रणनीतिक संबंध हैं उसमें अब ये जो आर्थिक संबंध मजबूत होने जा रहे हैं इसका अहम भूमिका रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, हालांकि एस जयशंकर जब वाशिंगटन डीसी गए थे उसके पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में जो बदलाव हो रहा था उसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। आपको याद होगा कि तकरीबन एक सप्ताह पहले मार्को रूबियो का एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने इनवाइट किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को वहां पे पैक्स सिलिका की बैठक में भाग लेने के लिए। तो हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में थे और विदेश मंत्रालय हमको इस मामले में संयत बरतने की बात कह रहा था कि अभी देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। तो उस पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करने के लिए तो उन्होंने बुलाया, लेकिन साथ साथ व्यापार पर भी लगातार, जब एस जयशंकर थे तो प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में वहां मौजूद थे और व्यापार से संबंधित जो भी अड़चने थी पिछले दिनों की, उन सारी अड़चनों पर भी बात हुई, ऐसा संभावित लगता है। और उसके बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे बात की तो उसके बाद जो भी रहस्य मुद्दे थे वो सारे मुद्दे हल हो गए। तो एक जो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जो बढ़ने की होती है कि मिनिमम व्यवधान, तो मिनिमम व्यवधान की तरफ जब बढ़ गए डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन करके जो फाइनल डिसीजन होता है वो लेकर घोषणा किया। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारत के डिप्लोमेसी की कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने लगातार बयान के माध्यम से वो कर रहे थे, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी और भारत के साथ भी कई बार प्रोवोकेटिव बयान भी उन्होंने दिए, जिससे कि आमतौर पे होना यह लोगों को आशंका हो रही थी कि भारत की तरफ से भी वैसा ही कोई जवाब आएगा। लेकिन भारत जानता था कि इस तरह के बयानों से डिप्लोमेसी नहीं चलती। डिप्लोमेसी के लिए गंभीरता से टेबल पर बैठकर बात करनी होती है और इसीलिए हमें लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि भारत उस मुद्दे पे लगातार बात कर रहा है जो दोनों देशों के हित में है। और भारत उन्हें लगातार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को कि किस तरीके से उस ट्रेड डील को ऐसे किया जाए ताकि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। और आज की तारीख में ऋतु, भारत जैसा खुला बाजार है, भारत जैसा एक ओपन फिनेंशियल सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसको कोई मिस नहीं करना चाहेगा। और यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई उस डील ने तो और साबित कर दिया कि दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत यूरोपीय यूनियन का जो ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग ने जब भारत के साथ बातचीत करके एक मॉडल पेश कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप पे भी एक दबाव पड़ा कि यह मौका नहीं चुकना चाहिए और उन्होंने इस बात को, डील को फाइनल रूप दे दिया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध थे वो रणनीतिक संबंध थे। कई क्षेत्रीय टकरावों को देखकर ये संबंध आगे, लगातार चुनौतियों को देखकर आगे बढ़ रहे थे और उसमें व्यापार जो है, अर्थ जो है, काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि अर्थव्यवस्था के बीच में जो संबंध होती है वो संबंध और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ता है। तो इस रूप में मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर भी एक सेंसिबिलिटी बनी कि उस रणनीतिक संबंध के साथ साथ अगर हमारे आर्थिक संबंध मजबूत नहीं हुए तो उस संबंध का कोई मतलब नहीं हो। पहले हम जो भी बनाए हैं, या तो क्वाड बनाए हो या जो भी बनाए हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में ये डील की घोषणा हो गई थी। बिल्कुल अखिलेश सुमन, भारत और अमेरिका के बीच शुरू होने जा रहे नए अध्याय में भारत की कुशल और संयमित कूटनीति जो थी उसका ये बड़ा एक तरह से फल कह सकते हैं, उसका एक बड़ा परिणाम है कि दोनों ही देश इस ट्रेड डील की घोषणा की सहमति के साथ ही अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्रोफेसर सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर सचिन, इस बजट में भी मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा जोर है, ऐसे में भारत में मेक इन इंडिया उत्पादों पे 18% जो टैरिफ की बात एक तरह से इस पर एक मोहर लग गई है, इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले समय के लिए, और भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब का जो एक संकल्प भारत ने लिया है उस तरफ भारत जैसे आगे बढ़ रहा है उस दिशा में? रितु जी, इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं कि बजट में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या हमारे स्मॉल जो छोटे उद्यमी हैं उन पे काफी फोकस किया गया था, और इसमें जो सेक्टर स्पेसिफिक थे वो आपका सनराइज सेक्टर्स जैसे क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ, आपका सेमीकंडक्टर, इन सेक्टर्स पे काफी हमारा रहा है। और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम देखें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस टैरिफ की वजह से हमें अपने मेड इन इंडिया की जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो हम अपने इकोसिस्टम को कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स बनने के बाद अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास है तो हम कहाँ एक्सपोर्ट करें, तो हमें अपनी मार्केट्स को देखना होता है। और यूएस इस वक्त बहुत निश और बहुत ही अच्छी मार्केट वो है। इस डील से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत हेल्प मिलेगा, हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। कहाँ पे 50% था प्यूनिटिव, 25 प्यूनिटिव टैरिफ था, 25% आपका जो नॉर्मल टैरिफ लगाया गया था, तो अगर वो 18% पे अगर अब आता है तो आप देखिए जो बाकी कंट्री जिन्होंने अभी रिसेंटली डील्स की थी उनके कंपेरेटिव हमें कुछ एडवांटेज मिल रहा है जी। सरकार इसके साथ साथ जी प्रोफेसर सचिन, सरकार ने कहा है कि इस डील से संबंधित एक बयान वो देगी, तो उस पर और विस्तार से पता चलेगा कि डील को लेकर क्या क्या बात हुई है। लेकिन अभी तक के सफर में इतनी बैठकों में डील को लेकर क्या अड़चने थी उस पर भी आपसे बात करेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अखिलेश जी आप भी। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर हर कोई पीएम मोदी की सराहना कर रहा है। जीएक्स ग्रुप के सीईओ परितोष प्रजापति ने भी इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के कई उद्योगों को फायदा होगा। The tariffs on India export drops by 18%, easing pressure on key sectors while India commits to a deeper trade and energy alignment with US. The outcome strengthens India's export competitiveness, rebalance global supply chains, and unlocks new opportunities for both countries. This signals a tighter economic cooperation between US and India, which is not just a trade deal, but a long-term growth alignment that reshapes the global market. और भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर एशिया ग्रुप डीएफसी की पूर्व सीईओ निशा बिस्वाल ने कहा है कि यूएस भारत व्यापार समझौते पर सहमति एक बड़ा कदम है और भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। We certainly heard the announcement by both President Trump and Prime Minister Modi that they have come to an agreement on the U.S.-India bilateral trade agreement, at least the Phase 1 agreement, I think, is what they have been working through between USTR and the Indian Ministry of Commerce, India-UK deal. So really see India making a bold move to align economically and in trade flows with the West. और प्रोफेसर सचिन और अखिलेश सुमन हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर सचिन, आपने देखा कि उद्योग जगत की तरफ से भी एक तरह से बधाई और सराहना आने लग गई है दोनों ही देशों के लिए कि दोनों देशों ने इस डील पर जो सहमति जता दी है। क्या आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी मानना है कि जो रीबैलेंसिंग सप्लाई चेन की जो बात की गई है, क्योंकि देश में विश्व में जो उथल पुथल है उसका एक असर इन तमाम मसलों पर पड़ रहा है जिससे अलग अलग देश प्रभावित हो रहे हैं। भारत और यूएस की अब ये डील किस तरह से उन तमाम चुनौतियों को दूर कर सकती है, क्योंकि कुछ चुनौतियों को दूर करने में भारत यूएस डील ने जरूर मदद की है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस डील से जो सबसे बड़ा फायदा है, दो फायदे मैं उसको देखता हूं, अगर मैं बिल्कुल सिंपल अर्थों में समझाऊं। एक तो मार्केट एक्सेस, कि हमारे एक्सपोर्टर वहां पर हम अपना माल सस्ते में अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक ये। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट अभी आपने उठाया वो ये है कि सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में हमें क्रिटिकल मिनरल्स, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे रेयर अर्थ हो, या जो निश टेक्नोलॉजी है, वो भी एक्सेस करने का हमें मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से आप देखिए तो ये इशू जो सेमीकंडक्टर का है या सप्लाई चेन का बहुत मेजर इशू, इसी के सिलसिले में हमारे विदेश मंत्री भी अभी यात्रा कर रहे हैं, जो पैक्स सिल्का वाला जो इशू में, ये इशू को हम डील कर रहे हैं। इससे ये दो चीजें हो रही हैं, एक कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेस मिल रहा है, लेकिन हम अपने इकोसिस्टम में भी जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड्स हैं उनको कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएं, वो टेक्नोलॉजी कैसे यहाँ पर लाया जाए, इस सिलसिले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बजट में भी देखें तो उन्होंने बजट में भी, अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस सिस्टम को, कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग को ओपन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काफी इनपुट्स को हमने कस्टम ड्यूटी को कम किया है। तो इस सिलसिले में ये दो बहुत ही अच्छी चीज है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब जो प्राइवेट सेक्टर जो अभी तक इस अनसर्टेनिटी से जूझ रहे थे, उनको अब सर्टेन हो गया कि ये डील हो गई है, उनमें विश्वास आएगा और वो अब अपने जो बिजनेस डिसीजन को जो उन्होंने रोका हुआ था वो अब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पूरे जोर से आगे बढ़े। ठीक, प्रोफेसर सचिन, शुरुआती इस घोषणा के बाद तो हमने देखा कि शेयर बाजारों पर इसका एक अच्छा असर था, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम आपसे जानना चाहें तो आने वाले समय में शेयर बाजारों पर किस तरह का असर आप देखते हैं? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता हूं, और उसका कारण भी आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से अगर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो सब स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा था। वो क्यों जा रहा था? क्योंकि अनसर्टेनिटी के कारण। अगर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हैं और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ब्राइटेस्ट है इन द वर्ल्ड, अगर मेजर इकोनॉमी में देखें, और ये सर्टेनिटी के साथ जो इन्वेस्टमेंट जो अभी बाहर की तरफ जा रहा था वो अब क्या है, इन्वर्स होगा। तो अगर मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखूं, और गिवन द जो इकोसिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जोर दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट्स काफी पॉजिटिव और काफी आगे तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्केट बहुत ही डिफरेंट इंडिकेटर्स पे डिपेंड होता है, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इस चीज को लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ। जी, अखिलेश सुमन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, हमने देखा उद्योग जगत के एक तरह से उद्योग जगत ये कह रहा है कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं, या अगर हम पिछले कुछ दिनों के उस उतार चढ़ाव की भी बात करें तो वो एक चिंता लेके आ रहा था उद्योग जगत के लिए भी। ईयू के साथ इतनी बड़ी डील, अब यूएस के साथ इस डील पर सहमति, किस तरह से आप देखते हैं कि बदलते परिदृश्य में, जियोपॉलिटिक्स में भारत अमेरिका की नजदीकी, भारत के यूरोप के देशों के साथ नजदीकी, किस तरह से भारत लीड लेता दिख रहा है अगर हम तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं की भी बात करें आर्थिक मोर्चे पर? देखिए, कहने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार हमेशा यही बोलते हैं कि मागा उनका है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत का भी है कि भारत की प्रायोरिटी भारत है, भारत की प्रायोरिटी भारतीय हितों को बचाने की है, और इसी वजह से भारत को जिसके साथ अलाइनमेंट करना है, जिसके साथ संबंध बनाने हैं, उसके हिसाब से भारत संबंध बनाते रहा है। अगर तेल की जरूरत है तो हम तेल जहां से ले रहे हैं वहां से कमी हो रही है तो हम दूसरे देश से तेल लेते हैं, हमने रसिया से तेल लिया। तो इसी तरह की स्थिति है। देखिए, हमारे यहाँ पालगांव में आतंकवादी हमला हुआ, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने लगे, उनको लगा कि हाँ बहुत बड़ा उन्हें तमगा मिल गया। लेकिन आज जब ये ट्रेड डील हुआ है तो उस ट्रेड डील से समझना चाहिए कि ये जो अर्थव्यवस्थाओं का जो संबंध होता है, जो आर्थिक संबंध होते हैं, वो किसी भी और दूसरे संबंधों से ऊपर हो जाते हैं। और जब आपके आर्थिक संबंध अच्छे हैं तो आपके रणनीतिक संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि रणनीतिक आर्थिक संबंधों को बचाने के लिए रणनीति यह जरूरी होती है कि जहां से हमारे आर्थिक संबंध है वहां शांति रहे, वहां स्थिरता रहे। तो इस लिहाज से देखें कि अमेरिका के साथ जो ये ट्रेड डील है
वो भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, जो रोजगार है, इंडस्ट्री है, उसके लिए, बल्कि हमारी रणनीतिक जो जरूरतें हैं उन रणनीतिक जरूरतों को भी मजबूत करती है, जो पहले से भी थी, जिसमें लग रहा था कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन से भी जो हमारा हुआ, यूरोपियन यूनियन से भी हमारे इसी संकेत मिलते हैं कि यूरोपियन यूनियन को भी जरूरत होगी कि भारत के साथ जो उन्होंने ट्रेड डील किया है तो वहां एक स्टेबल मार्केट बना रहे, वहां एक शांति बनी रहे, और वहां जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम हो, जो चुनौतियां खास करके रणनीतिक आतंकवाद की वजह से आती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो डिसीजंस हुए हैं भारत के, और इसके अलावा अन्य जो इस्लामिक कंट्री के साथ भी ट्रेड डील हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी रणनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, हमारे आर्थिक नीतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और आगे आने वाले दशक में, 2 दशक में जो छलांग लेनी है हमको, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चर गुड्स पे, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी में भी जो हमको अपना कॉम्पिटेंस दिखाना है, उसके लिए भी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बजट में भी लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो ट्राजेक्टरी है, वो ट्राजेक्टरी रणनीतिक संबंधों से लेकर आर्थिक संबंधों और आधुनिक तकनीक, तीनों जगह पे हम कन्वर्ज कर रहे हैं, और ये जो ट्रेड डील हो रहे हैं ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। जी बिल्कुल अखिलेश जी, जो बात आपने कही उसी पर आखिरी टिप्पणी प्रोफेसर सचिन से। प्रोफेसर सचिन, बहुत विस्तार से और बहुत बेहतर तरीके से अखिलेश सुमन ने बताया कि रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से कूटनीतिक संबंधों को आप एक तरह से शेप देते हैं। तो रूस से तेल लेना, ये भारत के द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक जरूरत, कूटनीतिक कुशलता थी। आज अमेरिका के साथ जो संबंध हैं उसे लेकर, ट्रेड डील को लेकर जो सहमति हुई है, तो क्या यह बड़ी अड़चन बनता सामने नहीं दिखाई देगा? अब ये एक इशू था जो हमारा रशिया से ऑयल लेने का एक कूटनीति, एक डिसीजन था, लेकिन जब हम डील करते हैं, ट्रेड डील, हम एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझते हैं कि इंडिया की क्या सेंसिटिविटी है, यूएस की क्या सेंसिटिविटी है, और अगर हमें डील को करना है तो हम लोग आपस में एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चाहे आप इंडिया ईयू ट्रेड डील का भी आप बात करें तो वहां पे भी कैसे हम ये ट्रेड डील को कर पाए, तो क्योंकि हम एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझते हुए हम आगे बढ़े, और ये आगे बढ़ने से दोनों कंट्री, चाहे यूएस है या इंडिया, को बहुत फायदा है। जैसा मैंने पहले भी बताया, चाहे आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, चाहे हमें हाईटेक इकोनॉमी के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने काफ़ी कूटनीति से जो है ये डील की है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और मैं इसलिए पीएम को भी ये काफ़ी बधाई देता हूँ कि ये ट्रेड डील हुई है, और ये हमारे लिए विकसित भारत बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति दोनों ही देशों के कूटनीतिक संबंधों और आर्थिक संबंधों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, और इस ट्रेड डील की सहमति तक पहुंचना ये दोनों देशों के आपसी हितों, एक दूसरे देशों की सेंसिटिविटी, उनके मुद्दों को तरजीह देना दिखाता है दोनों देशों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सचिन आपका भी, अखिलेश सुमन आपका भी। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा फीस ज्यादा है। बेटा याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं।
जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को कड़ी फटकार लगाई है। भारत में व्हाट्सएप और मेटा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। ये जुर्माना व्हाट्सएप की ओर से अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत यूजर डेटा को मेटा की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने के मामले में लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जब व्हाट्सएप की ओर से वकीलों ने दलील दी कि ऐसे मामलों में यूजर के पास मना करने का विकल्प होता है, तो CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्हाट्सएप को किसी भी जानकारी को कंपनियों के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। CCI ने मेटा पर आरोप लगाया था कि उसने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए यूजर डेटा को साझा किया, जो भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए विकास सारथी हमारे साथी सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक तरह से अपने, हालांकि सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जो आज सुनवाई हुई उसमें कुछ सख्त बातें कही हैं व्हाट्सएप और मेटा जैसी कंपनियों के लिए। बिल्कुल, देखिए दो बात यहाँ पर कोर्ट ने साफ कर दी। पहला कि जो यूजर्स हैं इंडिया में उनके अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती। ये जो आरोप है व्हाट्सएप के ऊपर बहुत गंभीर है कि जो लोगों का पर्सनल डेटा था उसको शेयर किया गया। हालांकि अपने बचाव में वे दलील दे रहे हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था व्हाट्सएप पर ही और ये कहा था कि जो लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहते वो आउट हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं, टर्म्स होते हैं, इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि इसको कोई आम आदमी कैसे समझ पाएगा। और यही वजह है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये कहा है कि अगर इस तरह का वायलेशन हुआ है तो वो पूरी तरह से गलत था व्हाट्सएप के पार्ट पर। यहाँ पर जो जुर्माना लगाया था वो CCI ने ये कहते हुए लगाया था कि जो जानकारी इन्होंने दूसरी कंपनीज के साथ साझा की, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसने अन्य सब्सिडियरीज के साथ साझा की, उससे जो भी मुनाफा हुआ है उसका एक हिस्सा है ये 213 करोड़ रुपए और ये उनको देना होगा डैमेजेस के तौर पर। क्या ये आने वाले दिनों में ये इतना ही बना रहेगा? क्योंकि आज एक बात यहाँ पर और कही गई जस्टिस बागची की ओर से कि जो अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें ये क्या पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया गया है कि इससे रेवेन्यू के तौर पर कितना फायदा हुआ मेटा को, जो उसने व्हाट्सएप से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल दूसरी कंपनियों के लिए किया। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपका प्राइवेट डेटा साझा किया गया दूसरी कंपनीज की तरफ से, तो जो चीजें आप अपनी बातचीत में जिनका जिक्र करते हैं उनसे जुड़ी हुई विज्ञापन आते हैं, इस तरह की एड्स पुश की जाती हैं ऐसे यूजर्स को। तो यहाँ पर CJI ने कहा कि मान लीजिए अगर कोई, मैं अपना एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेता हूं व्हाट्सएप पर और उस जानकारी को आप साझा कर लेते हैं दूसरी कंपनीज के पास, तो उस तरह के विज्ञापन आने लगते हैं, वैसी दवाइयों के विज्ञापन यूजर के पास जाने लगते हैं। तो जस्टिस बागची का कहना था कि इससे मुनाफा कितना हुआ है कंपनी को, क्या ये निर्धारित किया जा चुका है? तो क्या 213 करोड़ रुपए पर्याप्त है इस मुनाफे के? क्या एक हिस्सा का बदलाव भी करने की जरूरत है? ये सारी बातें अब विस्तृत सुनवाई के दौरान साफ हो पाएंगी। जी विकास, इसमें बड़ी बात यह भी है कि उपभोक्ताओं की निजता को लेकर जिस तरह से सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये आगे ये बात ये आगे बढ़ते हुए ये देखी जाएगी कि किस तरह से उपभोक्ताओं की निजता को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है? सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन कंपनियों की भी जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं। आप सिर्फ ये कह के शायद नहीं इस बात से निकल सकते कि आपने गाइडलाइंस दी हैं या दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हें पढ़ के यूजर्स को अपने आप ये समझना होगा। बिल्कुल, कोर्ट ने ये कहा कि जो आप एग्रीमेंट्स जो देते हैं, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करें तो पीछे 16-17 पन्नों का एक पूरा डेटा आता है कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन यूजर इसको लेकर के सारी जानकारी अपने आप पा सकता है। तो कंपनीज जो इस तरह की चीजें लाती हैं, जहां पर आपने डेटा शेयरिंग की बात की थी, तो क्या इसको पर्याप्त पब्लिसिटी दी गई थी या आपने 16-17 पेज के इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स बना करके इनको पुश किया ग्राहक की तरफ की या तो वो इससे एग्री हो या वो इससे एग्जिट कर जाएं? तो कोर्ट का ये कहना था कि आप एक तकनीकी भाषा में ढेर सारी जानकारी यूजर तक देते हैं
जिनको नहीं पता होता कि वो आखिर इस एग्रीमेंट्स के जो डिटेल हैं उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ज्यादा जिम्मेदारी कंपनीज की बनती है कि वो सरल भाषा में लोगों को बताए कि जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर लगता है कि व्हाट्सएप ने जब 2001 में प्राइवेसी पॉलिसी ला करके लोगों से कहा था कि आप एग्री करिए या एग्जिट कर जाइए, वो उस वक्त ऐसी भाषा में नहीं थी कि उसको एक आम यूजर समझ पाता। सुप्रीम बात को लेकर के अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है और अभी इसका एक आंशिक हिस्सा मेटा की तरफ से भुगतान किया जा चुका है। पूरे 213 करोड़ का तो नहीं, लेकिन एक आंशिक भुगतान किया जा चुका है। आने वाले दिनों में क्या उनको राहत मिलेगी, ये राशि इतनी रहेगी या बढ़ेगी, इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से साफ हो पाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। व्हाट्सएप और मेटा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि एक आम आदमी आपकी शर्तों को कैसे समझेगा। जुर्माने की जो रकम थी उसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मेटा और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर के हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब हिमाचल रोडवेज की बस चौपाल से पांवटा साहिब की ओर आ रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे ये बस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे कुआनू गांव से कुछ ही दूर पहुंची थी कि तभी बस ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना देरी किए खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों सहित 36 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को 108 की मदद से पास के अस्पताल पहुंचाया गया। कोयला घोटाले से जुड़े एक और मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली, पंडेश्वर और दुर्गापुर समेत कुल 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस तलाशी अभियान में ईडी ने 76 अधिकारियों की टीम शामिल है। कार्रवाई कई हजार करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन से जुड़ी जानकारी के आधार पर की जा रही है। कोयला घोटाले के पैसों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रबीर दत्ता, किरण खान, शेख अख्तर, मनोरंजन मंडल और अमित अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को इन 50 बैठकों में जल्द पूरा किया गया। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के तहत 42 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें सड़क, विद्युत, विमानन और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में रणनीतिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा और तीर्थ यात्रा संरचना में सुधार हो रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा सहनशीलता को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रगति से कैसे मिल रही उत्तराखंड को गति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां कनेक्टिविटी, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार विस्तार और तीर्थ यात्रा अवसंरचना से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं स्थित हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के बावजूद इस राज्य का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के अंतर्गत शामिल किया गया। मौजूदा समय में उत्तराखंड में कुल 42 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 15 उच्च मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति निगरानी के अंतर्गत 42 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 32 परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हवाई सेवाएं हों, बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। चार धाम सड़क परियोजना से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख कई बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी समीक्षा प्रतिदिन भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही है। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, जिसमें प्रगति पोर्टल का अहम रोल है। क्षेत्रवार योजनाओं की बात करें तो सड़क एवं राजमार्ग की 4 परियोजनाएं, तेल एवं गैस की 3 परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन की 1 परियोजना, विमानन अवसंरचना की 1 परियोजना, शिक्षा की 1 परियोजना है जो पूरी कर ली गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क, ऊर्जा उपलब्धता तथा विमानन पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि प्रगति तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 97% मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रदर्शन केंद्र राज्य समन्वय की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन जटिल बाधाओं के समाधान में जो दुर्गम भूभाग, वन स्वीकृतियों तथा कानून व्यवस्था से संबंधित हैं। समयबद्ध रूप से मुद्दों के समाधान से रणनीतिक कनेक्टिविटी एवं विद्युत परियोजनाओं में निरंतर प्रगति संभव हुई है, जिनमें से कई परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा सहनशीलता तथा तीर्थ यात्रा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निरंतर निगरानी के माध्यम से परियोजनाओं में स्थिर एवं सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। और अब खबरें खेल जगत से। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। लगातार 3 बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की कोशिश चौथी बार फाइनल्स में पहुंचने की होगी। WPL के छोटे से इतिहास में सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर लीग चरण को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष 3 में जगह बनाई। इसके साथ ही वह अब तक के सभी 4 सत्रों में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र टीम बन गई है। वहीं गुजरात जायंट्स की टीम एलिमिनेटर में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। उन्होंने लगातार 3 मैचों की हार के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। लीग चरण के दोनों मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को हराने से भी गुजरात को आत्मविश्वास मिलेगा। विजेता टीम का सामना फाइनल में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। भारतीय युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। अनाहत ने ताजा जारी PSA वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 20 में जगह बना ली है। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 8 बार की विश्व चैंपियन निकोल डेविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनाहत ने ये उपलब्धि वॉशिंगटन में आयोजित PSA ब्रॉन्ज लेवल फायर ओपन टूर्नामेंट जीतने के बाद हासिल की। उन्होंने फाइनल में विश्व नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जिया कैनेडी को हराने में सफलता पाई थी। महज 15 साल की अनाहत के लिए ये PSA टूर का 15वां खिताब है। CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन सोमवार को ओडिशा के कोणार्क पहुंची, जहां इसने अपने राष्ट्रव्यापी तटीय सफर के एक अहम पड़ाव को पूरा किया। कोणार्क सूर्य मंदिर की भव्य पृष्ठभूमि में साइकिल सवारों का स्थानीय लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साइक्लोथॉन का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने तटीय सुरक्षा जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सुरक्षित तट समृद्ध भारत थीम के साथ आयोजित हो रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कोणार्क एक अहम पड़ाव रहा। कोणार्क पहुंचने पर साइकिल सवारों का स्थानीय लोगों और अतिथियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने में जन भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
हम लोगों को सौभाग्य है कि यूनेस्को साइड कोणार्क से ये साइक्लोथन शुरुआत हो रही है और आगे 28 दिन तक ये यात्रा चलेगी और तटवर्ती सुरक्षा के लेकर जो वार्ता उन लोगों ने देना चाहते हैं कि तट सुरक्षित रहेगी तभी हमारी देश सुरक्षित रहेगी। इस वार्ता को गांव-गांव में वो रुकेंगे और इस गांव को CISF अडॉप्ट करेगी और जन सचेतना के साथ कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ ये साइक्लोथन अपनी अंतिम लक्ष्य में पहुंचेगी। प्रतिभागियों के सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ओडिशा की समृद्ध कला और परंपराओं की झलक देखने को मिली। छह 6,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाला ये 25 दिवसीय साइक्लोथॉन देश के सबसे व्यापक तटीय जागरूकता अभियानों में शामिल है। महिला कर्मियों की उल्लेखनीय भागीदारी इस अभियान को समावेशी राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक बनाती है। महिलाओं का एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और महिला काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एरियाज में देखिए, स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी देखिए महिलाएं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हमारे इंडियन एथलीट। और इस पार्टिसिपेशन में आप देख लीजिए जो 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 33 महिलाओं एथलीट साइकिलिस्ट इस प्रोग्राम में शामिल हैं। समुदाय, सहभागिता और जागरूकता पर केंद्रित ये वंदे मातरम साइक्लोथॉन कोणार्क से पूर्वी तट के अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गई है। यह अभियान तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और जन जागरूकता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 के कोणार्क चरण ने यह स्पष्ट किया है कि तटीय सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की नहीं बल्कि एक समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज, कोणार्क। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।